चलिए हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। देखो अभी तक हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो 11th का काइनेमेटिक्स। अड़ेगा काइनेमेटिक्स में आपको 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और मेनली प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, बस कुछ हद तक क्लियर हो गया हो, कुछ अगर डाउटफुल रह गया हो तो हम लोग जब क्लासरूम में बैठ करेंगे तो हम लोग क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ के बताओ सबसे इंटरेस्टिंग और 11th का सबसे इजी और इंटरेस्टिंग पोर्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, मैकेनिक्स का यहाँ से स्टार्ट करते हुए। ठीक है, सबसे इजी ब्रांच आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करें। तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक अगर देखा जाए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक, तो टॉपिक में तुम्हारे पास क्या आ सकता है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहला फोर्स। अरे बस ऐसे तो फोर्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे फोर्स हम लोग के पास बहुत तरह का फोर्स हो सकता है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, वीक फोर्स है। ठीक है, लेकिन हम लोग को मैकेनिक्स में अगर जो फोर्स हम लोग को पढ़ना है, जो कॉन्टेक्ट फोर्स से मतलब है, कॉन्टेक्ट फोर्स के अंतर्गत भी अगर कैटेगरी बांटा जाए। देखो अब क्या तुमको याद दिला रहे हैं, सब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन तुमको थोड़ा सा याद दिलाते हुए फोर्स का कैटेगरी बांटा जाए तो उसमें आपको जानना चाहिए। ठीक है, बस वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, पहला वर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ क्या आप ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं? ठीक, बस ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारे पास क्या हो गया कि वो फोर्स जिस फोर्स के साथ और किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर सके, वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें पहला आपका यही ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, बस तो इसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, और कुछ नहीं है इसमें। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जस्ट mc। तो इसमें और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। तो ये पहला वर्ड है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे बस फर्स्ट वर्ड है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आप इतना बात को समझते हैं? फिर आप बता नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स समझते हैं क्या? अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी सतह के ऊपर रख दिया जाए तो सतह अपने से परपेंडिकुलर दिशा में जो फोर्स एग्जर्ट करता है, अपने से परपेंडिकुलर दिशा में फोर्स एग्जर्ट करता है, उसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल फोर्स। अरे बस जैसे कि मान लो ये एक सतह है, ये एक सरफेस, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा। अगर ये सतह है तो फोर्स का नॉर्मल डायरेक्शन ऐसा। अगर तुम्हारे पास ऐसा किसी कारण से इस प्रकार से रोटेट कर रहा है वर्टिकली, तो नॉर्मल की दिशा ऐसा। अरे बस अगर कोई सरफेस ऑब्जेक्ट दो सतह पर रखा हुआ है तो दो नॉर्मल फोर्स, एक इधर भी और एक इधर भी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सतह से सटेगा तो वो अपने से परपेंडिकुलर दिशा में एक फोर्स एग्जर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। कांटेक्ट छूटा, फोर्स का मान जीरो। तो फिजिक्स में इस बात का बहुत यूज है। बस कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका कांटेक्ट छूट गया मतलब नॉर्मल फोर्स इज जीरो। कांटेक्ट सरफेस से हटा मतलब नॉर्मल फोर्स इज जीरो। इस बात का आप फायदा ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। बस नॉर्मल फोर्स। अब आइए इसके बाद आपको जरूरत पड़ सकता है, बस क्या आप स्प्रिंग फोर्स को समझते हैं? आपको जो जरूरत पड़ेगा हम केवल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप स्प्रिंग फोर्स समझते हैं? बस स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो ये कोई स्प्रिंग, सिंपल सा बात करते हैं, आप जानते हैं, याद दिला रहे हैं, कोई एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग अपना रिलैक्स पोजीशन में है जिसको हम नेचुरल लेंथ करते हैं। अगर स्प्रिंग को हल्का से कॉम्प्रेस किया जाए या स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच किया जाए, दबा दे या फैला दे, तो तुम्हारे पास उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स के नाम से जानते हैं दोनों स्थिति में। ठीक है, बात जैसे ये देखो, ये आपका एक स्प्रिंग, यहाँ तक ठीक है। अगर आप स्प्रिंग को दबाते हो, जैसे यहां से स्प्रिंग दबा यहां तक लेगा, किसी तरह से दबा दिया जाए x, तो इसमें एक फोर्स डेवलप होगा, तो ये वैल्यू इसका आ जाएगा, दिस इज kx। अगर ये स्प्रिंग को, बस स्प्रिंग को आप इलोमिनेट भी कर दोगे, ठीक है, तुम्हारे स्ट्रेच कर दोगे, तो इसमें अंदर दिशा में एक फोर्स डेवलप होगा kx। तो ये फोर्स को कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स। बताओ समझता है बात? ठीक है, तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया। अब आप इसके बाद आपका रस्सी का टेंशन, ये टेंशन वाला बात आप समझ में आता होगा। तो टेंशन क्या होता है, तो ये देखिए, अगर कोई रस्सी बिल्कुल टाइट है, पूरे रस्सी में एक फोर्स डेवलप होता है, जो उसके तनाव के कारण फोर्स डेवलप हुआ, जो उसके टाइटनेस के कारण जो फोर्स डेवलप हुआ, उसको हम लोग कह सकते हैं टेंशन। टेंशन का दिशा तुम्हारे पास क्या अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, जहां पर से ऑब्जेक्ट सटा हुआ है तो उसके अगेंस्ट। जैसे अगर तुम्हारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये देखो एक ऑब्जेक्ट इसे टंगा हुआ है, तो ये पूरी रस्सी में टेंशन डेवलप होगा। यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन अपवर्ड, यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। तो ये आपका टेंशन।
तो पहला आपको इतना ही फोर्स का जरूरत है, अगर इतना फोर्स डालते तो आपको फोर्स का और कोई नॉलेज का जरूरत नहीं है। अड़े बस इसके दाइए फ्री बॉडी डायग्राम। अड़े बस अब बताओ क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जानते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब होता क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सारा रियल फोर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर आप जितना भी रियल फोर्स लगता है, जितना भी रियल फोर्स एक्ट होता है, उसके द्वारा अप्लाई नहीं, उस पर लगने वाला फोर्स, उसके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स है, उस पर लगने वाला फोर्स को अगर आप पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। किसी ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है, ग्राफिकली, तो उसको हम लोग कह सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, बस देखो फ्री बॉडी डायग्राम में जब हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग को फोर्स को कुछ फोर्स का कंपोनेंट तोड़ने होता होगा, कंपोनेंट तोड़ना पड़ता है। आप भी इससे परिचित हैं, कुछ फोर्स का हमको कंपोनेंट तोड़ने का जरूरत पड़ता है। तो आप में से शायद किसी किसी का कंफ्यूजन रहता होगा कि किस फोर्स का कंपोनेंट तोड़े और किसका नहीं तोड़े, कभी टेंशन का तोड़ना पड़ता है, कभी एमजी का तोड़ना पड़ता है। तो इसका कंसेप्ट क्या है? तो ये मेरा कंसेप्ट को ध्यान से सुनो। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, अगर ऑब्जेक्ट या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो तुम्हारे पास एक्सिस, जो एक्सिस आप चुनिएगा, रेफरेंस फ्रेम चुनिएगा, उसका चॉइस आपका। आप इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग भी ले सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इक्विलिब्रियम है तो आपका रेफरेंस फ्रेम चुनने का तरीका आपके हाथ में, रेफरेंस फ्रेम चुनना आपके हाथ में। अलॉन्ग द मतलब स्ट्रिंग की दिशा में भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है, अरे बस अगर ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है, तो आपको चुनने के लिए एकदम फिक्स है कि मोशन का दिशा और मोशन से परपेंडिकुलर, मोशन का दिशा मोशन से परपेंडिकुलर। अगर इस दिशा में आप फोर्स को लेना ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ठीक, बस जैसे कि अगर तुम्हारे पास है ये एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन है, अरे बस ये इंक्लाइन प्लेन है, ये रस्सी का टेंशन है, ये आपका ऐसा। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ध्यान देखो, इस पर सारा फोर्स कौन कौन लगा? एक लगा mg, आप जानते हैं इसको। बस ये आपका नॉर्मल और ये टेंशन, तो यहां पर है कि किसको तोड़ेंगे और किसको नहीं तोड़ेंगे। तो अगर ये मूविंग है, ऐसा मूव कर रहा है, तो ये मोशन का दिशा, ये मोशन से परपेंडिकुलर, बस ये मोशन का दिशा, ये मोशन से परपेंडिकुलर। जो फोर्स इन दो दिशा में काम करेगा, आप उसका कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे। जो इन दो दिशा में, मतलब ये डॉटेड लाइन पर है, ऐसा या ऐसा, इसका कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे। इस दिशा में और इस दिशा में उसका कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे। अरे बस, और अगर ठीक है, देखो ये डॉटेड लाइन में इसका कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे, बाकी जो फोर्स है उसका कंपोनेंट तोड़ना हो। बताओ बाकी फोर्स कौन कौन सा बचा? तो एक फोर्स बचा mg, बस तो mg का कंपोनेंट तोड़ना हो। मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, और ये हो गया थीटा। तो इस दिशा में क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और ये हो गया दिस इज mg cos 90 माइनस थीटा, यानी कि mg sin थीटा। तो बताओ अभी भी कोई कंफ्यूजन? क्या अब आपको बात समझ में आ रहा है? एकदम दिमाग में बैठा लो कि किसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, किसका नहीं तोड़ेंगे। इसका कंसेप्ट क्या है? क्या अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, अगर ऑब्जेक्ट या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो चॉइस आपका। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को अपना रेफरेंस बना लो, उसकी दिशा में जो है उसको मत तोड़ना, बाकी को तोड़ना, या इंक्लाइन प्लेन के अलग मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर मूविंग है, अगर मूविंग है तो फिर चॉइस आपका नहीं होगा। फिर तुम्हारे पास क्या है? मोशन का दिशा मोशन से परपेंडिकुलर, मोशन का दिशा मोशन से परपेंडिकुलर। जो फोर्स इन दिशा में, उसको कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो इनकी दिशा में नहीं है उसका कंपोनेंट जरूर तोड़ेंगे। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, बस फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके होंगे। अब पहले हम आगे बढ़ने के पहले इस फ्री बॉडी डायग्राम का, ठीक है, बस कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हम रखे हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम से बनाओ। चलिए जी स्टार्ट करते हुए, अगर एक ऑब्जेक्ट जुटा हुआ है इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, यहाँ पर आपका 2 kg अड़ेगा, ये 5 kg और ये 10 kg का एक ऑब्जेक्ट सिस्टम दिया हुआ है।
ये 2 kg, ये 5 kg, ये 10 kg का एक सिस्टम दिया हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ये 2 kg, 5 kg और 10 kg का ऑब्जेक्ट कहा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये तो आप जानते हो कि एक ही रस्सी है, अगर एक रस्सी टाइट है, एक ही रस्सी टाइट है तो पूरे जगह उसका टेंशन का मान सेम, लेकिन जैसे रस्सी बदल गया टेंशन का मान अलग, टेंशन का मान अलग। तो क्या आप इन टेंशन का मान निकाल सकते हैं? अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम जानते हैं तो आप इस टेंशन का मान निकाल लीजिए। देखो इसको अभी हम मिटा देते हैं, मेरे पास जगह नहीं है अभी, ठीक है। आप इसका इक्वेशंस निकाल लीजिए। तो बताओ क्या आपको निकालने आता है? तो आप कैसे बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम से। तो फ्री बॉडी डायग्राम से आप जैसे चाहो तो बना सकते हो, लेकिन फायदा ये कि नीचे ऑब्जेक्ट से शुरुआत है। तो ऑब्जेक्ट पर नीचे क्या लग रहा है? तो ये हो गया आपका 10G, ऊपर क्या लग रहा है? T1, ठीक है। बस ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, यानी कि T1 बराबर क्या हो गया? 10G। दैट इज आंसर। अगर हम T2 का बात करें, अगर हम ब्लॉक बी का बात करें तो ऊपर में क्या लग रहा है? T2, नीचे T1 प्लस 5G, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट सटा हुआ है उसके द्वारा लगाया गया फोर्स। सो T2 बराबर क्या हो गया? T2 बराबर T1 प्लस 5G। सो 10G अप्लाई 5G, ये हो गया 15G। अरे बस ऑब्जेक्ट अगर C का देखते हैं, देखो ये C का, ऊपर की ओर क्या लग रहा है? T3, नीचे T2 प्लस 5G। अब ये उठता है दिमाग में, क्या इसमें हम T1 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? T1 जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? क्या इसमें हम T1 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो एकदम सीधा सीधा कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट से सटा हुआ जो रस्सी रहेगा, जो फोर्स रहेगा, केवल और केवल आप उसी को मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्ट से सटा हुआ जो टेंशन होगा, केवल और केवल आप उसी को डिस्कस करेंगे, बाकी का नहीं। अरे बस केवल सटा हुआ मोशन का डिस्कस करेंगे, बाकी का नहीं। तो ये देख लीजिए T2 प्लस 5G, T2 प्लस 5G, देखिए ये चीज। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट C के साथ आपका T1 का कोई कनेक्शन नहीं है, तो नहीं है तो हम इसको शो नहीं करेंगे ना। ये वैल्यू T3 बराबर क्या हो गया? T2 प्लस 5G। अड़ेगा T2 का वैल्यू T2 प्लस 5G, T2 का वैल्यू आया था 15G और ये हो गया 5G, यानी कि 20G, और ये आपका फाइनल आंसर। बताइए इतना बात समझ में आता है? बस तो ये आपका सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम पर है। तो ऐसा चीज आप बना लीजिएगा। अरे बस ऐसा ऐसा क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये कोई कंपटीशन का बात नहीं हो गया, ये तो 11th का हम कुछ प्रैक्टिस रिवाइज करने के लिए रखे हैं। अरे बस, और उस पर बेस्ट आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ट क्वेश्चंस है। देखिए ये क्वेश्चंस है आपका ऐसा, किताब में एक क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है इस प्रकार का। देखो ये हो गया आपका 4G, ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2। अरे बस कहा जाए फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, फाइंड द। अब इसके देखो बहुत सारा लॉ भी आता है, ट्रायंगल लॉ ऐसे भी आता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पॉइंट पर 3 फोर्स काम करते रहे तो ट्रायंगल लगा सकते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या है कि एक फोर्स बाकी 2 फोर्स के बीच के साइन का, बीच के एंगल का साइन का रेशियो कांस्टेंट होता है। लेकिन हम तुमको बोलेंगे मेरे हिसाब से सबसे अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे बेहतरीन फ्री बॉडी डायग्राम, आप इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लो इस पॉइंट्स का। बताओ क्या क्या बनेगा? ये आपका नीचे 4G, नीचे आपका 4G, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अरे बस ये और ये सबको रिप्रेजेंट कर दिए। ये हो गया आपका T2, ये हो गया आपका T1। देखो इक्विलिब्रियम है, अब इक्विलिब्रियम है तो चॉइस आपका, तो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मान लेते हैं कि हम इसी को रेफरेंस मानेंगे। तो इन 2 दिशा में जो फोर्स हुआ उसको टच नहीं करेंगे, ना T2 को तोड़ेंगे ना 4G को तोड़ेंगे। तोड़ेंगे किसको? T1 को। ये देखिए ये एंगल 60, तो ये वाला एंगल क्या हो गया? 60, ये हो गया T1 30 डिग्री। सो ये वाला क्या हो गया? T1 cos 60, और ये हो गया आपका T1 sin 60 या cos 30 जो बोलो, ठीक है। कंपाउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, cos वाला भी अच्छा है, cos 30 बोल सकते हैं या sin 60 बोल सकते हैं, 60 या फिर T1 cos 30, दोनों एक ही बात है। अब ऊपर नीचे का फोर्स बराबर, बाएं दाएं का फोर्स बराबर। सो T1 cos 30 बराबर क्या हो गया? 4G, और T2 बराबर T1 cos 60। बताइए क्या आप इससे T1 और T2 का मान निकाल सकते हैं ना? अरे फर्स्ट वाला से T1 निकालो, सेकंड में बढ़ा के T2 निकाल लो। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, आप इस तरह का क्वेश्चन को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बस ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम का छोटे छोटे नमूना आपको दिखा रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम आप सिंपल बनाइएगा तो क्वेश्चन बन जाता है। अब आइए देखो ये वाला क्वेश्चन,
एटोड मशीन जिसमें होता है, एटोड मशीन, देखो तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत हद तक जानते हैं। अरे बस ये आपका 2 kg का है और ये 5 kg। कहा जाए कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इसके लिए कोई भी फॉर्मूला होता है जो भी है, हम भी अपना आपको जो नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे उस पर आपका इसका ट्रिक बताएं, लेकिन आप ट्रिक पर नहीं जाइए, पहले आपको बेसिक जानना चाहिए, पहले आपको बेसिक होना चाहिए। देखो 11th का या 12th स्टूडेंट का जो तैयारी करवाते हैं उसमें हम कभी ट्रिक नहीं बताते हैं, पहला ट्रिक तो होना ही नहीं चाहिए, पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आपको यूज करने आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं ये पूरा रस्सी टी, तो ये टी, अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर, तो ये स्वाभाविक नीचे जाएगा ना, इसका फ्री परिणाम बनाते हैं ए का और बी का, तो ए का फ्री परिणाम आप भी बहुत अच्छा जानते हैं, आपको ये सब कुछ जरूरत नहीं है, मेरा जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी आपको हम बेसिक रिवाइज करने के लिए बनाए टी माइनस 2z बराबर 2a। ठीक बस, और ये हो गया आपका 5z माइनस टी, इस सेकंड वाला का नीचे वाला ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक बस नीचे ऑब्जेक्ट जा रहा है, नीचे हो गया 5z और ऊपर टी। हम लोग का न्यूटन लॉ यूज करने का तरीका क्या है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर एम ए, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर एम ए, हम जानते हैं। जिधर जा रहा है उधर वाला फोर्स बड़ा, जैसे सेकंड वाला ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, नीचे, तो 5g बड़ा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स 5g माइनस टी बराबर 5a। और लो ये दो इक्वेशन आए, क्या इनको सॉल्व कर टी या ए निकाल सकते हैं ना, बताओ क्या ये सब वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत, तो ये सब बेसिक्स है, आपको दिक्कत होगा भी नहीं, आप आराम से ये सब क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक बस केवल आज रिवाइज कर लीजिएगा, समझो ऐसे 11th का रिवीजन कर रहे हैं, फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो तो बना के, ये वाला याद है, ये आपका ब्लॉक दिया हुआ है, ये आपका 2 kg का ब्लॉक है, ये आपका 6 kg का ब्लॉक है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है, तो कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन। अगर याद तो बना लो, छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक बस इसका एक्सेलरेशन आप निकाल दीजिए, 2 kg का है, 6 kg का है, ठीक बस इसका एक्सेलरेशन आप निकाल दीजिए। चलिए बताओ, यूज करने आता है ना, ये ब्लॉक ए, ये सब तो इजी है, हर स्टूडेंट्स बनाता है, आप भी बनाए होंगे। दिस इज 2z, ये रस्सी का टेंशन टी, टेंशन दिखा दो, एक्सेलरेशन दिखा दो, अड़ेगा टेंशन दिखाओ और एक्सेलरेशन दिखाओ, सो ये आपका रिजल्ट। ये देखिए, ये मोशन का दिशा, ये मोशन से परपेंडिकुलर, ये मोशन का दिशा मोशन से परपेंडिकुलर, जो भी फोर्स इन दो दिशा में होगा उसको टच नहीं करेगा, मतलब और बाकी का कंपोनेंट तोड़ेंगे, किसका कंपोनेंट तोड़े, इस बार आपका चॉइस नहीं है, मोशन का दिशा मोशन से परपेंडिकुलर, किसका कंपोनेंट तोड़े, टी का या 2c का, स्वाभाविक है कि 2g का तोड़ना होगा। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, देखो ये एंगल 30 है, तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया 60 और ये हो गया 30, तो आप इसको लिख सकते हैं 2z cos 30 और इधर हो गया 2z sin 30 या cos 60 भी बोल सकता है, जिसको जिस अच्छा में कमांड हुआ है वही रखना ना। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है बस ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो जिधर जा रहा है उधर फोर्स बढ़ा, सो t माइनस 2z cos 60 अटेगा t माइनस 2z cos 60 बराबर क्या हो गया, t माइनस 2z cos 60 बराबर 2a, अटेगा बस t माइनस 2z cos 60 बराबर 2a, और इससे आप इस सवाल को बना लो, t माइनस 2z cos 60 बराबर 2a, एक इक्वेशन इससे आ गया। अब इसी प्रकार से इसका इक्वेशन देखो, जानते हैं तो इसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जल्दी अपना रिवीजन करिए, मेरा मान लो इस टॉपिक को आप जानते हो, मेरा वीडियो देख के टाइम बर्बाद मत कीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं देखिए अपने से बना लीजिए, लेकिन बना लीजिए, हो गया आगे बढ़िए, अरे बस हो गया आगे बढ़िए, आपको टाइम नहीं बात करना है। ये 45 डिग्री, सो 6z cos 45, अरे बस, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया 6z sin 45, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है इधर, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स 6z cos 45 अडिवस माइनस टी बराबर क्या हो गया 6a। लो अब इनको सॉल्व करके a का मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक्स याद होगा, आप अपना इसको रिवाइज करते हुए क्वेश्चन बना सकते हैं।
क्वेश्चन ये वाला। एक ऑब्जेक्ट है पुली, एक कुछ सिस्टम इस तरह दिया हुआ है। ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 5 kg का है, ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है और ऊपर की दिशा में 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या है। चलो ट्राई करो। पुली मासलेस है, पुली मासलेस दिया हुआ है तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। वीडियो रोक लो, बनाओ वीडियो रोक के बना लो सीधा। चलिए जी, देखो यहां पर ये हो गया 500। अगर मासलेस है तो ये वाला तुम्हारे पास क्या है 500, तो इधर दोनों मिला के इसके 500 के बराबर होगा। अड़ी बस दोनों मिलकर 500 होगा तो ये कितना हो जाएगा 250 250। अगर ये 250 250 तो ये वाला कितना हो जाएगा 100 125 125। उसके बाद तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ये 5 kg का ब्लॉक है, ऊपर की ओर देख लीजिए। अड़ी बस ऊपर की ओर देख लीजिए, ये वैल्यूज क्या हो जाएगा 125 और ये हो गया नीचे 5g। ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ऊपर की ओर जा रहा था। 125 माइनस 5g मतलब 50 बराबर क्या हो गया 10 s 5। ये वाला ऑब्जेक्ट का बात कर रहा है इस ब्लॉक्स का ऊपर की दिशा में। सो कितना हो जाएगा 150 यानी कि कितना हो गया जी 75 ना, 75/5 यानी कि 15। सो A1 का वैल्यू कितना हो गया 15। इसका मान लेते हैं A2, क्योंकि ये मूविंग है ना, ये मूविंग है तो सेम रहता है, लेकिन अभी हम इसको अलग अलग मान के चले। अब इसमें आइए, इस ब्लॉक में ऊपर की ओर कितना लगेगा 125, नीचे कितना लग रहा है 10g और ये हो गया आपका A2। सो इक्वेशन लिखा क्या हो जाएगा, दिस इज 100 10g मतलब 100 माइनस 125 बराबर दिस इज 10 A2 माइनस 25/10 A2 माइनस 2.5 आया। माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि जो दिशा हम लोग मान रहे हैं वो गलत है। ऑब्जेक्ट इसमें भी नीचे नहीं ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ ऐसा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? ठीक, बस फिर ये क्वेश्चन देखो अडिगा बताते। देखो आप ये क्वेश्चन एक बार देख लो। जैसे ये आपका ये एक ऐसे का क्वेश्चन है, आप भी बहुत अच्छा जानते होंगे, बनाते भी हैं। ये आपका 2 kg का और ये 3 kg का ऑब्जेक्ट है। ये 3 kg का है, ये 2 kg का है, ये 1 kg का। अगर इसको रिलीज कर दिया, फ्री छोड़ दिया जाए तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है इनमें A1 A2 A3 में रिलेशन निकालना होगा, रिलेशन निकालना होगा। अब ये रिलेशन का एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना होगा, और एक्सेलरेशन में जो रिलेशन निकालने का तरीका है उसके लिए आपको कांस्टेंट इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। कांस्टेंट इक्वेशन अगर आप जानते हैं तो ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कांस्टेंट इक्वेशन का है पुली वाला वो आप बढ़िया समझिए। ठीक है, बस कांस्टेंट इक्वेशन निकालने का 2-3 मेथड होता है, 2-3 मेथड होता है, लेकिन सबसे इजी मेथड है वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक, बस मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन A1, इसका हमको नहीं मालूम, हम सबका ऊपर ही मान लेते हैं, हमको किसी का नहीं पता है A3। ठीक है, ये देखो अगर टेंशन T, ये T तो ये 2T और ये 2T तो ये 2T। वर्चुअल वर्क मेथड में क्या आता है कि समेशन ऑफ टेंशन गुना एक्सेलरेशन का सम क्या होता है 0। ये मेथड आपको मदद करता है कि आप ऑब्जेक्ट के बीच में एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो ये ऐसा 2t एक्सेलरेशन कितना हो गया A1, सो 2t ये भी ऊपर और एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो 2t A1 प्लस प्लस इसमें आइए t गुना A2, हम सेम दिशा रखें, झंझट नहीं रखें कि कौन प्लस हो कौन माइनस। और तीसरा t A3 t इंटू A3 डॉट है लेकिन सेम दिशा, इसलिए आराम से दिखेगा, t कॉमन लेकर हटा दीजिए। सो 2A1 प्लस A2 अब प्लस A3 इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं कांस्टेंट इक्वेशन। अड़ी बस, और अब आप फ्री बॉडी डायग्राम यूज कर लो। देखो अब हम इस ब्लॉक का यूज कर रहे हैं A, B और C,
बताइए एक अपने पढ़ रहा, ऊपर की ओर क्या लगा 2t, नीचे क्या लगा 1z, दिखा रहे हैं एक्सप्रेशन a1, तो बताओ क्या लिखे, तो 2t माइनस जी बराबर 2t माइनस जी बराबर 1 इंटू a1, सो a1 बराबर 2t माइनस जी बाई 1 a1। इसी प्रकार से क्या आप a2 का मान निकाल सकते हैं, a2 यहां से है, ब्लॉक बी का है, ऊपर की ओर क्या लगा t और नीचे क्या लगा 2z, ठीक है, और ये हो गया a2, सो t माइनस 2z बराबर 2a2, सो क्या आप a2 का मान निकाल सकते हैं, t माइनस 2z बाई 2, अड़ी बस। और इसी तरह से आप a3 का भी मान निकाल लीजिए, ऊपर हो गया t और नीचे हो गया आपका 3z, अड़ी बस, t और नीचे हो गया 3z, सो इस बार क्या हो गया t माइनस 3z बराबर 3a3, सो आप a3 का मान निकाल लीजिएगा तो क्या आएगा t माइनस 3z बाई 3 बराबर a3, लीजिए इससे आप a1 a2 a3 का मान निकालें। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर लें तो 2t माइनस z बाई 1, ठीक है, t माइनस 2z इंटू 2 ने गुना किया, 2 गुना रहेगा a1, अटेगा t माइनस 2z डिवाइड बाई 2 और t माइनस 3z और बाई 3 बराबर क्या हो गया 0। लो अब इनके बाद से t तो आपसे निकल जाएगा ना, और t निकल गया तो बढ़ा बढ़ा के आप एक्सेलरेशन का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट इक्वेशन के लिए निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको और डिटेल देखना है तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो कांस्टेंट इक्वेशन का है उसको आप जरूर देखिए, बहुत बढ़िया से देखिए, मेहनत से कीजिए, सीखिएगा, बहुत काम का है ये कांस्टेंट इक्वेशन रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है। अब इसी सवाल को एक छोटा सा ट्रिक से बनाया जा सकता है जल्दी से, ठीक, बस देखो इसी सवाल में ट्रिक से बनाया जा सकता है, वो भी आप सीखो, ठीक है। इसी सवाल को ट्रिक से बनाया जा सकता है, तो ट्रिक में तुम्हारे पास क्या है कि टेंशन बराबर समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टेंशन गुना अपोजिट फोर्स पर यूनिट मास, ये इसी का सम है पूरा, और डिवाइड बाय समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर और डिवाइड बाय मास, इसी का सम को आप यूज कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट टेंशन निकल जाएगा, ये टी यहाँ पर तुम टी मानो, t/2 मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं समझना कि यार टी माने तो कोई प्रॉब्लम आएगा, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। लो कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर बताओ, टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, टी का ऊपर स्क्वायर नहीं सॉरी 2, और अपोजिट फोर्स 2t के ठीक अपोजिट फोर्स क्या लग रहा है 1g लग रहा है ना, 1g डिवाइड बाय 1 यानी कि g प्लस यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर कोफिशिएंट t और नीचे कितना लग रहा है 2g, तो हम क्या बोल रहे हैं t का कोफिशिएंट यानी कि 1, अपोजिट फोर्स 2g बटा 2g बटा 2 यानी कि g, यही बात इसमें भी 1 इंटू जी और डिवाइड बाय नीचे कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और बटा मास 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और नीचे हो गया 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। लीजिए आप इससे डायरेक्ट टेंशन निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आपको जो हम नेक्स्ट वीडियोस के लिए भेजे आप उसको भी देख के उसका अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए। पुली वाला हर क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है, पुली वाला हर क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसा आप कॉपरेट कर रहे हैं तो हम ध्यान से कॉपरेट कीजिए, एक जल्दी क्लिप कर सकते हैं हम लोग को, जो टॉपिक ईजी है उसमें टाइम नहीं देखा है, जो टॉपिक टफ रहेगा उसमें टाइम लगेगा ही, ठीक है। थैंक यू।